हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न में मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं जो क्लास लेकर आई हूं वो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली क्लास है। और इस क्लास में आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। और इसकी जो पहला पार्ट है वो आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो इस वीडियो का तो वो भी ज़रूर देखें। वो क्वेश्चंस भी आपके सीटेड एग्ज़ाम, बीपीएससी एग्ज़ाम, जो भी बीपीएससी का कोई भी लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। लास्ट वीडियो में मैंने 54 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? तो ये कहता है किन मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है। किन मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है आपको ये बताना है। और आपके ऑप्शंस जो यहाँ पर हैं वो हैं हमारे, पहला ऑप्शन कहता है कि आर्थिक और सामाजिक, दूसरा कहता है राजनीतिक तथा सामाजिक, तीसरा कहता है राजनीतिक और आर्थिक, चौथा ऑप्शन कहता है राजनीतिक और नैतिक। प्रश्न नंबर 55 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक और आर्थिक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वे भारतीय नागरिक जो विदेशों में निवास कर रहे हैं क्या भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के अधिकारी हैं? क्वेश्चन का ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन नंबर बी कहता है हाँ। नेक्स्ट है कुछ अपवादों को छोड़कर, लास्ट है किन्हीं विशेष मामलों में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन नंबर बी हाँ। गाइस, जो लोग बीपीएससी का किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 कहता है संविधान के अनुसार विधि का समान संरक्षण या विधि के समक्ष समता किसे प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को, केवल नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को और विदेशियों को, सभी व्यक्तियों को। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो क्या होगा? तो यहाँ पर 57 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सभी व्यक्तियों को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? 7, 6, 5 या 4। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आप गाइस क्या करेंगे, जो भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, यहाँ जो क्वेश्चन हैं उनके जो ऑप्शन है वो अपना गेस वर्क यहाँ पर करेंगे, यानी कि क्वेश्चन को, और वो लास्ट में देखेंगे कि यहाँ पर जो आंसर्स उन्होंने किए उनमें से कितने राइट आंसर हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही उत्तर है वो है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, समानता का अधिकार, दूसरा कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पर 59 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा और चौथा है उत्प्रेषण। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा परमादेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं आपको ये बताना है। पहला कहता है जापान से, दूसरा अमेरिका, तीसरा आयरलैंड, चौथा फ्रांस। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में क्या सत्य है? नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में क्या सत्य है? पहला ऑप्शन कहता है ये राज्य पर बाध्यकारी हैं, दूसरा कहता है इन्हें न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, थर्ड है ये देश के शासन में मूलभूत हैं और लास्ट है उपरोक्त बी और सी
सत्य है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए वो है ऑप्शन नंबर डी। बी और सी यहाँ पर क्या है, सही है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों ही क्या हैं, सही हैं। पहला वाला सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत निदेशक तत्वों में सम्मिलित है? पहला है सामाजिक आर्थिक सुरक्षा संबंधी सिद्धांत, दूसरा है न्याय शिक्षा प्रजातंत्र एवं प्राचीन स्मारक संबंधी सिद्धांत, तीसरा है कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का सिद्धांत, चौथा है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 63 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सारे ही क्या हैं, सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य किसमें निहित है? पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा है नीति निर्देशक तत्व, चौथा है इनमें से सभी। तो यहाँ पर 64 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है संसद की इच्छा पर, दूसरा कहता है न्यायालय की इच्छा पर, तीसरा ऑप्शन कहता है कार्यपालिका की इच्छा पर और चौथा कहता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधन की उपलब्धता पर। तो प्रश्न नंबर 65 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किन विषयों से संबंधित निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकता है? यहाँ पर कथन दे रखा है। पहला कथन है सामाजिक और आर्थिक न्याय, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। उपयुक्त में से सही कथन छाटिए। केवल एक सही है, 2 और 3 सही है, या फिर 1, 2, तीनों सही है, या फिर केवल 3 सही है। तो कौन सा सही है यहाँ पर आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सम्मिलित है। मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में, प्रशासनिक सुधार समिति की संस्तुतियों में। 67 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ग्राम पंचायतों को मजबूत करना, समान न्याय एवं मुक्त कानूनी सहायता। तो यहाँ पर 68 का जो सही उत्तर है वो क्या है? तो 68 का जो सही उत्तर है वो है ग्राम पंचायतों को मजबूत करना। ग्राम पंचायतों को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, दूसरा है नागरिकों के लिए समान कानूनी संहिता, तीसरा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्कीकरण और लास्ट है राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, आप ज़रूर गेस करके यहाँ पर देखें। यहाँ पर आंसर जो सही होगा वो मैं बता देती हूँ, गेस वर्क ज़रूर करें और नोट भी करते रहें कि क्या सही है, कितने आंसर आपके सही होते हैं, तैयारी आपकी कैसे चल रही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन है प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत, तीसरा है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत, चौथा है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, और अगला क्वेश्चन कहता है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान के लिए गए हैं, संविधान से लिए गए हैं? पहला है मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछ रहा है। पहला है अमेरिका, दूसरा है सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, तीसरा है कनाडा और चौथा है फ्रांस। तो यहाँ पर 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, और अगला क्वेश्चन कहता है,
कि संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किनके लिए हैं। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किसके लिए हैं? केवल विदेशियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, केवल भारतीय नागरिकों के लिए या केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? केवल भारतीय नागरिकों के लिए। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं वो केवल किसके लिए हैं? भारतीय नागरिकों के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या मौलिक कर्तव्यों के प्रवर्तन हेतु मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकता है? नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से हाँ। इस संबंध में संविधान मौन है और स्थिति अनिश्चित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इस संबंध में संविधान मौन है और स्थिति क्या है? अनिश्चित है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए, और अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था का प्रमुख जो उद्देश्य है क्या है? मौलिक अधिकारों के महत्व को कम करना, मौलिक अधिकारों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करना, राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक गतिविधियों पर अंकुश लगाना, लास्ट है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य को स्थापित करना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेंगे। कौन सा कर्तव्य बनाया गया है? 8वां, 9वां, 10वां या फिर 11वां? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 11वां। 11वां नियम, 11वां कर्तव्य ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर का अपना पृथक संविधान है। इस संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पहला है राज्य का विधानमंडल। गाइस इस क्वेश्चन को आप कट कर दें, ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल में मूल अधिकार। आपातकाल में मूल अधिकार क्या हैं? निलंबित किए जा सकते हैं, निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 77 का जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा, निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकाल में जो मूल अधिकार हैं वो उनका निलंबन हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित की गई है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, संसद, उपरोक्त ए और सी। तो यहाँ पर 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न कहता है, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, थल सेनाध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? 79 का ए आंसर सही होगा, राष्ट्रपति होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए, और अगला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रपति के विषय में क्या सत्य नहीं है ये बताना है। वह लोकसभा को भंग कर सकता है, वह संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है, मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह को भी वह मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही उत्तर है 80 का, प्रश्न नंबर 80 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह को भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये हमारा सत्य नहीं है, ये आंसर क्या है? ये सत्य नहीं है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए क्या है? सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है? किसके समक्ष वो शपथ लेता है? तो प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो प्रश्न नंबर 81 का जो राइट आंसर है वो है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई सांसद या विधायक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है तो उसकी सदस्यता का क्या होता है? पहला है पद ग्रहण करने के साथ ही सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है, उपराष्ट्रपति की संसद सदस्यता बनी रहती है, सी कहता है जब त्यागपत्र नहीं दिया जाता तब तक सदस्यता बनी रहती है, और चौथा कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है
क्या है, पद ग्रहण करने के साथ ही क्या है, सदस्यता जो होती है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? 76 में, 74 2 में, 61 में या फिर 62 में? तो यहाँ जो सही उत्तर है वो 61 में होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है 14 दिन पूर्व सूचना देकर संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने संबंधी प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए उस सदन के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 1/4, 1/3, 2/3 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर 84 का जो सही आंसर है वो है 1/4। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न है हमारा, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 85 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है? पहला है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों, दूसरा है भारत का महान्यायवादी, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। केवल राष्ट्रपति ही है जो क्षमादान दे सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा का सभापति? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन कहता है, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा का अध्यक्ष? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में क्या सत्य है? इन दोनों के संबंध में क्या सत्य है? पहला ऑप्शन कहता है, राष्ट्रपति लोकसभा को और राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। दूसरा कहता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग वे अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। तीसरा कहता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों सहकारी आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्ति को क्रमशः राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकते हैं। यह लास्ट ऑप्शन है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों क्रमशः लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 91, और ये कहता है कि मंत्रिमंडल में किस स्तर के मंत्री होते हैं? केवल कैबिनेट स्तर के, केवल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दोनों सम्मिलित, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, केवल कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वही मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न कहता है, वर्तमान स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति किस स्थिति में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, तीसरा कहता है राज्य की मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर, और चौथा कहता है राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट और अपनी संतुष्टि के आधार पर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 92 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट और अपनी संतुष्टि के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, किस स्थिति में मंत्रिपरिषद भंग नहीं होता? पर पहला जो स्टेटमेंट है वो है प्रधानमंत्री की मृत्यु पर, दूसरा स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से पद त्याग करने पर, तीसरा है किसी कैबिनेट मंत्री के त्यागपत्र पर, और यहाँ पर ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर कहते हैं सही का चयन करना है। 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, केवल 3 सही है, केवल 2 सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केवल यहाँ पर 3 सही है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये भी स्टेटमेंट वाला है और ये क्या कहता है, तो ये कहता है यदि प्रधानमंत्री और किसी अन्य मंत्री के मध्य गंभीर मतभेद है तो प्रधानमंत्री, और यहाँ पर स्टेटमेंट्स कहते हैं, पहला है उस मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, दूसरा है उसकी संसद सदस्यता को समाप्त कर सकता है, तीसरा स्टेटमेंट है उसको मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति से आग्रह कर सकता है, और चौथा कहता है उसे स्वयं बर्खास्त कर सकता है। इन सभी में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। पहला है केवल एक सही है, दूसरा कहता है केवल 1 और 3 सही है, तीसरा कहता है कि यहाँ पर 2 और 3 सही है, चौथा कहता है केवल 3 सही है। तो यहाँ कौन सा सही होगा प्रश्न नंबर 94 के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 और 3, यानी उस मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है और क्या है उसको मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति से आग्रह कर सकता है। ये 2 काम वो कर सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति को उसकी पदावधि से पूर्व कौन पदच्युत कर सकता है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा तथा उस प्रस्ताव से लोकसभा भी सहमत हो, तीसरा है संसद महाभियोग लगाकर उस पदच्युत कर सकती है, और डी कहता है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श पर राष्ट्रपति। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही होगा। राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उस प्रस्ताव से लोकसभा भी सहमत हो, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र क्रमशः संबोधित होता है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है 3 और 1 सही है, दूसरा ऑप्शन कहता है 1 और 3 सही है, तीसरा ऑप्शन कहता है 4 और 1 सही है, और डी ऑप्शन कहता है कि 2 और 3 सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 3 और 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में क्या सत्य है। पहला है वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, दूसरा कहता है वह अनिवार्य रूप से लोकसभा का सदस्य होता है, तीसरा ऑप्शन कहता है वह राज्यसभा का सदस्य होता है, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन कहता है वह राज्यसभा में बहुमत दल का नेता होता है। यहाँ पर 5वां ऑप्शन भी है कि केवल 1 और 3 सही है। तो यहाँ कौन सा आंसर होगा आप गेस करिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1 और 3 यहाँ पर सही है, 1 सही है और 3 सही है, यानी वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और वह राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी हमारा क्या है, तो वो भी स्टेटमेंट वाला है। ये कहता है केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी। कौन सा कथन सही है ये बताना है। केवल 1 सही है, केवल 4 सही है, 2 और 1 सही है, या फिर 2 और 3 सही है। तो कौन सा सही है। इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री का पद परंपराओं पर आधारित है, एक संवैधानिक पद है, संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत सृजित किया गया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ये क्या है, संवैधानिक पद है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है हमारा संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। 40, 34, एक प्रधानमंत्री और 25 अन्य मंत्री। लोकसभा की कुल सदस्य की संख्या 15%, संख्या का 15%। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। लोकसभा की कुल जो सदस्य हैं उनका कितने परसेंट, तो 15%, यानी 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, किंतु मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद से अधिक सदस्य होते हैं, मंत्रिपरिषद से कम सदस्य होते हैं, बराबर सदस्य होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, मंत्रिपरिषद से कम सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, संविधान में, राष्ट्रपति में, संसद में। प्रश्न नंबर 102 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राष्ट्रपति में।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है जो आज की सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है। ये कहता है किसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग द्वारा किसको हटाया जा सकता है? राज्यसभा का सभापति, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक या फिर राज्यपाल। तो यहाँ पर 103 का जो आंसर है वो है महालेखा परीक्षक। इनको हम किससे हटा सकते हैं? महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और यहीं पर आज का हमारा ये सेशन ख़त्म होता है, क्वेश्चन की सीरीज़ ख़त्म होती है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें। और वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो पर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं और अपने दोस्तों को भी हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।